अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आज वो खामोशी से उसका दिया गया हर सबक याद कर रहे थे। याद करने में टाइम 20 से 25 मिनट ही लग रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पान थी, जो कि बहुत ही हैरत वाली बात है। क्या बात है, आज इतनी खामोशी क्यों हो? और वो तो शायद किसी के बोलने का ही इंतजार करती ताकि अपनी भड़ास निकाल सके। मुतसिम लाला ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने इतने प्यार से बोला था, लाला मेरा हाथ छोड़ दे, जो बोलेंगे करूँगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा जब तक आप नहीं आ गए। और अब आप देखिएगा, मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूँगी। उन्हें क्या लगता है कि हर बार वो मुझे चिप्स और आइसक्रीम ला कर दे देंगे तो मैं मान जाऊँगी? इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्हें तो मेरी कदर करनी चाहिए। एक ही तो बहन है उनकी। चलो, सगी नहीं, मैं उनके चाचा की बेटी हूँ, लेकिन बहन तो बहन होती है ना। आप मुझे बताएं लाला, मैंने कुछ गलत कहा है? अपनी जुबान को ब्रेक लगाकर उसने असीम से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम उसको चिप्स और आइसक्रीम देने पर नहीं मान जाना, बल्कि साथ में चॉकलेट भी लेना। अरे, आपको कैसे पता? मैंने यही तो सोचा था। बस मुझे सब पता है। मैंने ही मुस्कुराहट लिए उसने कस्बा को देखा। और हाँ, ये जो तुमने कहा था ना कि एक ही बहन है, तो अब ये बात खत्म हो चुकी है। तुम उसकी इकलौती बहन हो, क्योंकि उसकी एक और बहन आ चुकी है। हैं? ये कब हुआ? पूरी तफसीलें तुम्हें समीन चची ही बताएंगी, उन्हीं से पूछना। ओके, मैं पूछ कर आती हूँ। वह खुशी खुशी जाने लगी जब असीम ने उसे दोबारा से बिठा दिया। बैठो यहाँ पर, पहले अपना काम मुकम्मल करो फिर जाना। उसके कहने पर वो जल्दी जल्दी उसका दिया हुआ सबक याद करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि बिना याद करे उसको जाने नहीं देगा, और वो जब तक अपनी माँ से सारी बात नहीं जान लेती तब तक उसके पेट की गुदगुदी खत्म नहीं होनी थी। मुलाजमा उसे उसके कमरे में छोड़कर चली गई थी। उसने नजर दुराकर पूरे कमरे का जायजा लिया, जहां उसकी बचपन की तस्वीर भी लगी हुई थी। एक तस्वीर में वो एक छोटे लड़के की गोद में मौजूद थी, जो उसकी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहना रहा था। उसे ये जानने में देर नहीं लगी कि वो लड़का कौन है। अंगूठी पहना रहा था तो जाहिर है उसका मंगेतर ही होगा, जो उसे अपनी मंग मंग करता फिर रहा था। इस तस्वीर को देखकर वह गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गई। इस हवेली के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस एक सीधा रास्ता था जहां से रोशनी आ रही थी। वो वहीं पर चले गए। वो शायद हवेली की बैक साइड थी। नजरें घुमाकर वो इधर गिर्द का जायजा लेने लगे जब पीछे से भारी मर्दाना आवाज आई। यहाँ क्या कर रही हो? उसे मुड़कर देखा और पारा मस्जिद आई होगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन आलम का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुच्छू के ताव देने अंदाज से उसे अंदर तक सुलगा गया। यहाँ से तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें जिंदगी भर यहीं पर रहना है, और आज के बाद बिला वजह तुम इस जगह पर मत आना। यहाँ पर मुलाजम काम करते हैं। और अपना दुपट्टा सर पर लो। उसने उसके गले में मौजूद मफलर को देखते हुए कहा, यह दुपट्टा नहीं है, मफलर है। आया ने जैसे उसकी नॉलेज में इजाफा करना चाहा, ये जो भी है, ये जो भी बिला है उसे अपने सर पर लो। नहीं लूंगी। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? अभी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी बन जाऊंगा और फिर तुम्हारे सारे अदब सिखाऊंगा। फिलहाल ये दुपट्टा सर पर लो और अपना चेहरा लेकर यहाँ से गुम हो जाओ। यह मफलर है। अपने लफ्जों पर जोर देकर वो तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई थी, और आलम शाह ने उसकी पुश्त को घूरा। ट्यूशन टाइम खत्म हो तो ही वो समी बेगम के पास गई ताकि उनसे सारी बात जान सके कि उसके मुतसिम लाला की कौन सी बहन आ गई है। उसके पूछने पर समरीन बेगम ने उसे मुतसिल लफ्जों में बात बता दी, जिसके बाद अब वो आयरा के कमरे के सामने खड़ी थी। वो कैसी होंगी? अगर गुस्से वाली हुई तो? अगर मुझे डांट कर बिगाड़ दिया तो? उसके कमरे के बाहर खड़ी वो कश्मकश में मुतला थी जब कमरे का दरवाजा खुला और आयरा बाहर जाने लगी, लेकिन उसे अपने कमरे के सामने खड़ा देखकर वो वहीं पर हो गए। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं कस्बा हूँ। अम्मा साइन ने बताया कि आप अफनान चाचू की बेटी हैं, तो मैं बस आपसे मिलने आई थी। मैं आपकी बहन हूँ, कस्बा ने झिझकते हुए कहा था। पता नहीं आयरा उसकी बात सुनकर किस तरह रिएक्ट करेगी। अगर बहन हो तो यहाँ पर क्यों खड़ी क्यों हो? धर्म से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। चलो आ जाओ। उसके गाल खींच के आयरा ने मुस्कुराते हुए उसे कमरे में बुलाया था। उसे पता था कि वो आलम शाह की बहन है, लेकिन उसका मतलब ये तो ना था कि अगर उसे आलम शाह पसंद नहीं तो वो उसकी बहन को भी नापसंद करती। बाबा साईं, हम परीक्षा के घर जा रहे हैं। उनने दादा साईं के कमरे में दाल धोकर कहा था। दरवाजा पूरा खुला हुआ था, इसलिए दस्ता की जरूरत न पड़े। कौन परिचय? दादा साईं ने गायब धमाके से कहा। मुतसिम की। अच्छा, मैं समझ गया। उनकी बात पूरी होने से पहले दादा साईं ने हाथ उठाकर उन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। आप नहीं चलेंगे? फारीना बेगम ने पूछा। नहीं, हम उसकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे, यही बहुत। हम उसकी शादी में शिरकत करेंगे, यही बहुत है। और निकाह हो चुका है, बस कोई भी तारीख तय कर लेना ताकि इन दोनों की शादी साथ साथ ही कर दें। उनकी बात सुनकर वो जाने के लिए मुड़ी जब उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी। फारीना,
जी बाबा साईं। जाने से पहले सुखलैन और समरी को हमारे पास भेजो, हमें कुछ बात करनी है। वो अपना सर हिलाकर वहां से चले गए। जब थोड़ी देर बाद ही सुखलैन साहब और सुन्नी बेगम वहां पर आए। जी बाबा साईं, आपने बुलाया? सुखलैन साहब ने उनके करीब आकर कहा था। वो दोनों ही खड़े हुए थे। यकीनन वो दोनों भी वहां जाने के लिए तैयार खड़े थे। हाँ, घर में 2 शादियां हो रही हैं तो फिर तीसरी की तैयारी भी कर लेते हैं। दादा साहब के कहने पर इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कहीं अफान की तरह तुम भी तो इस रिश्ते से नहीं मुकर जाओगे? लहजे में हफ्की लिए उन्होंने सुखलैन साहब को देखा। नहीं बाबा साईं, मुझे अच्छे से याद है कि कस्बा के पैदा होते ही आपने उसे असीम के नाम के अंगूठी पहना दी थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कस्बा भी बहुत छोटी है। कोई छोटी नहीं है, पढ़ाई उसे मजीद करनी नहीं है। जब बाद में भी ये काम करना है तो बेहतर है कि अब भी कर दिया जाए। उनके रोबदार लहजे पर सुखलैन साहब ने अपना सर झुका लिया। जी बाबा साईं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे वो बेहतर होगा। जवाब समरी बेगम की तरफ से आया था और बाहर खड़ा असीम जो दादा साईं से बात करने आया था, उनकी बात सुनते ही उनके मुंह तले नाबिला दिलकशी से मुस्कुरा उठे। उसे आज भी वो पल याद था जब उसने कस्बा के छोटे से हाथ में अंगूठी पहनाई थी। ये बात कर हर फर्द जानता था सिवाय उस पागल के जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि असीम शाह की उसके लिए मोहब्बत रफ्ता रफ्ता इश्क बनते जा रहे थे। समरी बेगम का कहना था कि कस्बा के थोड़ा समझदार होते ही वो उसे इस रिश्ते के बारे में बता देंगे, लेकिन असीम ने उन्हें मना कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसका मासूम दिमाग इन सब बातों में पड़े। उसकी खामोश छुपी हुई मोहब्बत को जानकर वो कुछ उल्टा सीधा सोचे। उसके लाला बोलने पर उसे हमेशा बेइंतहा गुस्सा आता था, लेकिन उसने कभी इस पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। लेकिन छोड़ता वो उससे फिर भी नहीं था। वो जब जब उसे लाला बोलती उसे डांट देता और वो बेचारी हमेशा अपनी गलती ढूंढती रह जाती है। और आप तो उसके पास एक अच्छी चीज आ चुकी थी जो कि उसके पेपर से, तो उसे सजा के तौर पर मजीद बढ़ाता, जो कि कस्बा के लिए सजा थी, लेकिन उसके लिए तो खूबसूरत लम्हात है जिनमें उसकी मोहब्बत उसके पास बैठी होती थी। अब वक्त आ गया था जब उसे उसके सब्र का फल मिलने वाला था। उसने उसकी कस्बा मिलने वाली थी। अब जाओ तुम लोग, देर हो रही है। दादा साहब के कहते ही इन दोनों के कमरे से निकलने से पहले असीम वहां से चला गया। डार्क ब्लू कलर की कमीज शलवार में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। बालों को जेट से सेट किया हुआ था। अपने कमरे से निकलकर वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे जाने लगा। जब सीढ़ियों पर खड़ी कस्बा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे मुतसिम की शक्ल नहीं देखनी। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे ख्याल में तुम तो मुझसे नाराज थी। वो तो अब भी हो। अच्छा, वाकई? उसने अपने हाथ में मौजूद हाकी रंग का बैग उसके सामने किया, उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने फौरन से थाम लिया था। उसके अंदर चॉकलेट्स, चिप्स और आइसक्रीम टिप थे। मैं नाराज अब भी हूँ, बस मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। घर में क्या बात चल रही है? सारी लेडीज अपने मर्दों के साथ मिलकर आपका रिश्ता देखने गई हैं। माय डियर सिस्टर, वो मेरा रिश्ता नहीं देखने गई, बल्कि मेरी शादी की तारीख लिखने गई हैं। जितने आराम से उसने कहा था, उससे कहीं ज्यादा हैरत कस्बा कोई थी। इतनी जल्दी? अभी तो वो पहली बार ही जा रही हैं और मैंने तो भाभी को देखा भी नहीं है। हाँ, इतनी जल्दी क्योंकि दादा साहब चाहते हैं कि घर की बाकी 2 शादियों के साथ साथ मेरी भी हो जाए। और जहां तक रही भाभी को देखने की बात, तो उसे हमेशा इसी घर में रहना है, देखती रहना तुम उसे जवाब देकर वो वहां से जाने लगा। जब वो फिर उसके रास्ते में आ गए, उसके चेहरे पर अभी भी उलझन थी। अम्मा साहिन ने बताया कि आलम लाला की शादी आयरा आपी के साथ होगी, लेकिन दूसरी शादी कौन सी हो रही है? बहुत जल्द पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। नहीं, मुझे अभी जानना है। वो बजिद हुई। तुम्हारे लिए सरप्राइज है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा, और ये बात तुम्हें चच्ची साही ही बताएंगी। अगर मैंने बताया तो वो मज़ा नहीं आएगा जो उनकी ज़ुबानी सुनकर आएगा, और फिर तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। तुम ऐसा चाहोगी? उसके कहने पर उसने अपना सर नफी में हिलाया। बल्ले, बात जाने का कितना ही उसे तजस्सुस क्यों ना हो, लेकिन वो अपना सरप्राइज तो नहीं खराब करेगी ना। ठीक है, अब मैं अम्मा साइंस से पूछूंगी। मुतसिम का दिया हुआ बैग उठाकर वो मटकती हुई वहां से चले गए। आपने बुलाया था बाबा? हाँ मेरा बच्चा, अंदर आ जाओ। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर अफान शाह ने प्यार से कहते हुए उसे अपने करीब बिठाया। आयरा, मुझे तुमसे बात करनी है। उन्होंने एक नज़र थोड़े फासले पर बैठी अपनी बीवी को देखा, जो नजरें झुकाए बैठे थे। जी कहें। बेटा, मैं चाहता हूँ आप आलम से शादी कर लो। अपने बाप के अल्फाज सुनकर उसने बेयकीनी से उनको देखा। ये आप क्या कह रही हैं? यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये भला कैसे मेरे लिए अच्छा होगा बाबा? अगर ये सब कुछ, ये माहौल मेरे लिए अच्छा होता तो सालों पहले मेरी माँ मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाती। आप भी जानते हैं मेरा और उस आदमी का कोई जोड़ नहीं है। उसने नरम लहजे में अपनी बात समझानी चाहिए।
आयरा मेरा बच्चा। बाबा प्लीज, आप क्यों किसी की बात सुन रहे हैं? मुझे पता है आपके वालिद ने आपको ये सब कहा है। देखिए ना, आप उनकी क्यों सुन रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप पूरा हक रखते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने का। आप फैसला कीजिए मेरे लिए। आपकी बार ना चाहते भी उसका लहजा तल हो चुका था। मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए कोई भी फैसला। उन्होंने नम आंखों से अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ रखा। तुम्हें पता है मेरी माँ का कत्ल हुआ था जो मेरे बाप ने किया था। उन्होंने बताया था कि मेरी वादा और चचा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो बाबा साईं के साथ मंसूब थे, इसलिए उन्हें जबरदस्ती बाबा साईं के साथ ब्याह दिया गया। लेकिन वो फिर भी मेरे चचा साईं में ही इन्वॉल्व रहे। उन्हें शायद कभी ये बात पता ना चलती अगर वह उन्हें अपनी आंखों से एक साथ ना देख लेते, और वो भी ऐसी आगे के लफ्ज उनकी अपनी बेटी के सामने अता नहीं हो पाए थे। लेकिन आयरा उनकी बात अच्छे से समझ चुके थे। जब उन्होंने इन दोनों को एक साथ इस तरह की हाल में देखा तो गुस्से में आकर अपनी बीवी और भाई को जान से मार दिया। उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि उनके सामने कौन है। बस उन्हें ये बात पता थी कि उनके सामने खड़े दो वजूद हैं जिन्होंने उनकी इज्जत हराब कर दी, और मैं नहीं चाहता कि माजी फिर से खुद को दोहराए। आलम शाह तुम्हें जान से मार दे या फिर सारी जिंदगी इस घर में रखे, भले तुमसे शादी करो या नहीं, लेकिन वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। और अगर तुमने किसी और शख्स के बारे में इस बात भी की तो वो अपने दादा वाली हरकत करने में देर नहीं लगाएगा। मैं अकेला तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। अगर मैंने आवाज उठाई तो पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि बच्चों की मंगनी बचपन में उनके अपनों में कर दी जाती है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी और पूरे खानदान में मेरे घर वालों के अलावा किसी ने मुबशरा को नहीं अपनाया, यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी नहीं। लेकिन ये गलत है। अगर भतीजा भी तो अपनी शादी मर्जी से शादी कर रहा है ना, उस पर किसी ने इतराज नहीं उठाया। उसका इशारा मुतसिम की तरफ था, क्योंकि यहाँ हर तरफ रिवाज लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए होते हैं। अगर मुतसिम की बात नहीं मानी तो वो करेगा तो वही जो उसने कहा है। ये हवेली छोड़ देगा, अपनी बीवी को यहाँ नहीं रखेगा, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मुतसिम शाह अपनी जिद का पक्का है। अगर उसकी कही किसी बात की नफी की जाए तो वो ये हवेली छोड़ने में भी देर नहीं लगाएगा, और बाबा साईं ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे लाला साईं की इकलौती निशानी है और बाबा साईं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करेंगे। तो हम पुलिस के पास चलते हैं ना। उसके कहने पर अफाशान के लबों पर तलख मुस्कुराहट आई। यहाँ की पुलिस भी जुमा शाह के आगे सर झुकाती है। अब बस एक ही रास्ता है कि तुम आलम से शादी के लिए राजी मंद हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी बुरा होना नहीं दे सकता। आयरा ने नम आंखों से अपना सर नफी में हिलाया। ये मत समझना आयरा कि मैंने इन सब की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। नहीं मेरा बच्चा, आलम बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हमसफर साबित होगा, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। उन्होंने उसके रोते हुए वजूद को अपने सीने से लगा लिया। अपने हाथ में मौजूद घड़ी उतारकर उसने शीशे में नजर आता अपना वजूद देखा। आज से देखने के लिए मुतसिम के घर वाले आने वाले थे। अपनी शादी से चंद दिन पहले वो घर से भाग गई थी, और ये बात इस वक्त हर उस शख्स के जुबान पर मौजूद थी जो उन्हें जानता था। जफर साहब बस जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देना चाहते थे, ताकि लोगों की ये जुबान बंद हो जाए, उन सब की जिंदगी में सुकून आ जाए। आज बुध का दिन था। उस जुम्मे को छोड़कर अगले जुम्मे को उसका निकाह था, साथ ही रुखसती भी। उनका निकाह हो चुका था, लेकिन ये बात घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता था। और पहले जब निकाह हुआ था तो घर का कोई भी फर्द मौजूद नहीं था, इसलिए उनका निकाह दोबारा होने वाला था, इस बार सबके सामने। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऐना ने दरवाजे में से अपना सर निकालकर कहा, जिस पर उसने उदासी से मुस्कुराकर उसको अंदर आने का इशारा किया। तुमसे कुछ बात करनी थी परी। उसके अंदाज में झिझक थी, और ऐसा पहली बार हुआ था उसे कोई भी बात करते हुए झिझक रहे थे। ऐना क्या बात है? तुम्हारी खाला ने वसी के लिए मेरा रिश्ता मांगा है और ताया जान ने बाबा से पूछ कर हाँ कर दिया है। उसने अपना सर झुका कर कहा। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? प्रीशा के कहने पर उसने अपना सर उठा उसको देखा। तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वसी मेरा कल था, तुम्हारा रिश्ता मांगा गया है, मैं ये बात जानती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो? आहर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने जा रही है। उसके कहने पर ऐना ने हैरानगी से उसको देखा। ये बात तो आज तक उसने किसी से नहीं कही थी। ऐसे मत देखो, मैं ये बात उसी दिन जान गई थी जब हाला ने मुझे वसी के नाम की अंगूठी पहनाई थी, और जब मैंने पहली दफा तुम्हारे चेहरे पर मौजूद वो करब देखा था, जिसको देखकर कोई भी ये बात जान जाता कि तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो। मैं इस वक्त तुमसे इस मामले में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं खुद अपनी उलझनों में फंसी हुई थी। लेकिन परी, वसी तो तुमसे मोहब्बत करता है ना? लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में ज्यादा ताकत थी, जब भी तो खुदा ने उसे तुम्हारे लिए नसीब में लिख दिया।
خالہ نے یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سب سوچ رہی ہیں، اور مجھے ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا، اس لیے سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ وہ تمہاری بھی رخصتی کر دیں گے۔ اور میں تمہیں یہی کہوں گی نا کہ تم وسیع کو اتنی محبت، اتنا پیار دینا کہ وہ مجھے بھول جائے اور تمہارے ساتھ اپنی ایک خوشحال زندگی گزارے۔ اس کی بات پر اینا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنا سر اسباب میں ہلا دیا تھا، دل پر رکھا ہوا بوجھ جیسے اتر گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جب کا اس کا فون بجنے لگا، اس نے دیکھا آئرہ کی کال آ رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ کال کاٹ دے، اتنے دیر سے اسے فون ملا رہی تھی اور میڈم کو آج خیال آیا تھا، لیکن پھر اس نے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو پری؟ یاد آ گئی تمہیں میری؟ اسے چھوٹتے ہی گلا کیا۔ سوری، تم بتاؤ، تم اپنے گھر چلی گئی تھی نا؟ چلی گئی تھی نا؟ کیا ہوا؟ میرا جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا نا، گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ آئلہ کے کہنے پر اس نے فون کا گڑا جیسے ہی اسے گڑ رہی ہو۔ کیا اچھی بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے۔ نکاح ہی کیا تھا نا؟ کچھ غلط تو نہیں کیا تھا نا؟ اور کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ اسی طرح لے کر جاؤں گا نا جیسے ہر لڑکی رخصت ہوتی ہے۔ دیکھ لو اپنی بات کا کتنا سچا ہے۔ متسم کی طرح وہ بھی اپنے دوست کے منہ سے اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اس کے بدلے سے اسے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن اس کا اداس لہجہ پریشے کو کھٹکا لگا تھا۔ تم اداس ہو؟ نہیں۔ روئی ہو؟ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا، جو بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ آئرہ۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں میں نے کیا بتایا تھا اپنے بارے میں؟ تم نے بتایا تھا کہ تمہارے ددیال والے گاؤں میں رہتے ہیں اور تمہاری امی تمہیں وہاں سے لے کر آئی تھی کیونکہ وہ لوگ تمہارا نکاح تمہارے کزن سے کروا رہے تھے اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اسے جو بات یاد تھی اس نے بتا دی۔ بالکل پڑی، اور اب میں اپنے دادا کے گھر پہ ہی ہوں اور اس آنے والے اگلے ہفتے میرا اسے نکاح ہے جس کے ساتھ میرے بچپن میں منگنی ہوئی تھی، اور وہ 10ویں جماعت پاس ہے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر شوق سے پریشے کا منہ کھل چکا تھا۔ اور تم اس سے شادی کر سکتی ہو؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آئرہ۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اپنے لیے لڑو، آواز اٹھاؤ۔ بات کہتے کہتے اس کے لب خاموش ہو گئے تھے۔ اسے کہہ بھی تو کیا رہے تھے؟ اس نے آواز اٹھائی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے، یہ کہہ کر کہ اسے متسم شاہ نہیں قبول، لیکن کیا ہوا؟ اب وہ مکمل توبہ اسی کی ہونے جا رہی تھی۔ پری کیا ہوا؟ آئرہ کی سپیکر سے آتی ہوئی آواز سن کر وہ چونکے۔ کچھ نہیں، ویسے اس سب میں میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ تم میری جٹھانی بننے جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر کا نام متسم شاہ ہے، جمال شاہ کا پوتا اور شاہ انڈسٹری کا مالک، تو بھلا مجھے اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں یہاں کا متسم لالا سے ملی تھی اس وقت مجھے شک ہوا تھا، اور وہ شک یقین میں اس وقت بدلا جب وہ لوگ تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ اور ایک بات کہوں پری، میں متسم لالا کو اتنا نہیں جانتی، مگر آج تک ان کے بارے میں جتنا سنا ہے، جتنا جانا ہے، اسی سے تو یہی اندازہ لگا پائی ہوں کہ وہ رشتے پورے خلوص سے نبھاتے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ اس 10ویں جماعت کا نام کیا ہے؟ اس کی بات کاٹنے کے لیے ذہن میں جو سوال آیا تھا اس نے کہا لیا، کیونکہ وہ اس وقت متسم کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، ہاں، لیکن تم ایک بات بتاؤں، تم میری جٹھانی بنو گی تو ذرا مجھ پر روب جاننا۔ اس کے کہنے پر پریشے کھلکھلا کر ہنسی تھی، پتہ نہیں کتنے وقت بعد وہ ہنسی تھی۔ ہاں بالکل، یہ موقع میں ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی ہوں۔ مزید چند منٹ بات کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا کیونکہ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے لگا شاید پھر سے اینا آ چکی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں پر اماں جان تھی۔ اماں جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے بلا لیتی۔ بس تم سے کچھ بات کرنی تھی، اماں جان نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہارے اس رشتے کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات میں تمہیں آج بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی بھی میل نہ رہے۔ اماں جان ایسی باتیں نہ کریں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری بچی، پھر بھی میں یہ بات تم سے آج کہنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا ہمیشہ سے کہ تمہارے دادا جان تمہارے بابا کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کے کہنے پر اس نے آہستگی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا، اور اس سے کیا کہنے آئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہیں آہستہ سے اپنی بات کا آغاز کیا، اور جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی پریشے شاہ کی بے یقینی بڑھتی جا رہے تھے۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہیں پر آ گیا۔ بات کر رہی تھی؟ کس سے؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ ہونے والے ہو؟ ہوئے تو نہیں نا؟ ہو بھی جائیں گے۔ ویسے سنا ہے تم شادی کے لیے مان گئی ہو۔
अच्छी बात है, जबरदस्ती करना मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ अपने बाप की वजह से राजी हुई हूँ। राजी तो तुम्हें होना ही था, अब चाहे वो तुम चचा साइन की वजह से होती या अपनी मर्जी से, क्योंकि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी थी। तुम मेरी मंग जो हो। उसके कहने पर आयरन ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर जैसे अपना गुस्सा जब्त करना चाहा। मंग मंग बोलकर तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तो दिल चाह रहा है कोई ये लफ्ज मेरे सामने बोले तो उसके मुंह पर एसिड फेंक दो। एसिड लफ्ज का मतलब उसे समझ तो नहीं आया था, लेकिन आयरा के तासर बता रहे थे कि वो कोई अच्छी चीज के बारे में बात नहीं बोल रही। इस लफ्ज को अपने दिमाग में बिठाकर उसने याद कर लिया था ताकि असीम से बाद में उसका मतलब पूछ ले। वो हमेशा यही करता था, जिस बात का मतलब उसे समझ नहीं आता था उसको याद कर लेता और फिर बाद में असीम से उसका मतलब पूछ लेता। और जो तुम मुझे शादी के पीछे लगे हुए ना, तो देखना शादी के बाद अगर तुम्हें सुकून से बैठने दिया ना, तो मेरा नाम भी आयरा अफान शाह नहीं। उसके कहने पर आलम के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। आयरा पहली बार उसकी मुस्कुराहट देख रही थी, क्योंकि अगर उसे पहले वो कभी उसके सामने मुस्कुराया था तो उसने इतना गौर नहीं किया था। उसकी मुस्कुराहट बेहद दिलकश थी और उससे भी ज्यादा उसकी घनी दाढ़ी में छुपा हुआ डिम्पल। उस बात का इकरार तो उसने दिल से किया था कि आलम शाह की मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है। यानी तुम मुझे सुकून से रहने दोगे, क्योंकि शादी के बाद तुम आयरा अफान शाह नहीं आयरा आलम शाह बन जाओगे। आयरा को अब उसके मुस्कुराने की वजह समझ आई थी और वो 2 कदम उठाकर उसके करीब आ गई। तो ठीक है, आयरा आयरा आलम शाह तुम्हें सुकून से नहीं लेने देगी। तुम्हें पता है क्या, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुमसे ज्यादा नापसंद मुझे तुम्हारी ये मुझे लगती है। उसने अपना हाथ उसके मुझे के कोनों पर रखा, जबकि आलम शाह हैरत से उसकी इस हरकत को देख रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी मुझे दोनों तरफ से जोर से खींच के वहां से भागे। उसके इतनी जोर से खींचने पर आलम शाह ने बामुश्किल अपने लब्बों से निकलती आवाज को रोका। जंगली। अपने दुखते हिस्से को सहलाकर उसने एक लकब से नवाजा। उस जगह को घूर कर वहां से चला गया जहां से आयरा गए थे।